कि आज के दिन आपको बुलाया, संडे के दिन। मैंने कई मौकों पर कहा जब आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं। इन्होंने इतना नुकसान किया उत्तर प्रदेश की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन पे आरोप क्या है? गृह राज्य मंत्री टेनी, उन पे क्या आरोप है? क्या दिल्ली की सरकार नहीं जानती? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है, तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको? क्या कारण है कि सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है? जो हमारे अन्नदाता हैं, जो अपने हक और सम्मान के लिए गए थे, अपने हक की लड़ाई को लड़ने गए थे, पीछे से थार जीप ने उन्हें कुचल दिया, किसानों की जान चली गई, पत्रकार की जान चली गई। दोषी कौन है? जांच में यह बात साफ है कि देश के गृह राज्य मंत्री, उन पर उंगली उठी है, उनके बेटे पे उंगली उठी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे उंगली उठी है। लेकिन आखिरकार सरकार क्यों नहीं सजा दे रही है? क्यों ध्यान हटाना चाहती है? मंच पर जो हंगामा हुआ, निषाद समाज के साथ जो धोखा हुआ, केवल निषाद समाज नहीं बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बड़ी संख्या में हमारे अगड़े लोग, ब्राह्मण समाज के साथ जो हुआ, कौन नहीं जांच के लोगों को? उन्हें वादा किया गया था आपकी सब मांगे पूरी हो जाएंगी, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि निषाद समाज ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा। उन्हें अगर मंच पे भी चढ़ना पड़ा होगा तो मंच पे चढ़ गए और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया। दिन रात लगे रहे उसमें कि ये खबर न चल जाए। बड़े बड़े अधिकारी लखनऊ से ये कोशिश करते रहे, दिल्ली तक दबाव बनाया कि ये खबरें न चल जाएं कि किस तरीके के निषाद समाज वहां पर अपने हक के लिए और अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है। ये अनुपयोगी सरकार और कर भी क्या सकती थी? अनुपयोगी सरकार से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जो पुराना हेरिटेज एरिया डेवलप हुआ था वहां कुदाल लेकर के गए,
कुदाल चलाते थे, खुद जांच करने जाते थे। और उन्होंने कहा कि ये बताइए इतना ऊंचा हेलीपैड क्यों बन गया। जब उन्होंने जेपी नायसी की ऊंची बिल्डिंग पर देखा कि यहां पर हेलीपैड बन गया है, हेलीपैड बना हुआ है, तो उन्होंने कहा ये डिजाइन रॉन्ग है, ये किसकी सूझबूझ है कि इसमें बन गया है हेलीपैड। और याद कीजिए जब उन्होंने कुदाल चलाई थी हेरिटेज एरिया पर, तो कुदाल पत्थर नहीं तोड़ पाई थी। जांच के बाद जांच के बाद जांच, उसके बाद जो ठेकेदार थे उन्हें अपने दल में ले लिया। और जांच चली रही है, लेकिन अभी भी वो जेपी नायसी अभी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह एक्सप्रेसवे का कोई किलोमीटर नहीं बचा जिसको खोदा ना गया हो, कोई किलोमीटर नहीं बचा जहां पर खोद करके ना देखा गया हो। इस अनुपयोगी सरकार ने सभी तहसीलों के कागज निकलवा करके देखे, सब तहसीलें चेक करने की रजिस्ट्रियां हुई हैं कि किसके नाम पे हुई हैं। क्या मिला अनुपयोगी सरकार को? और ये रिवर फ्रंट, एक रंगी लोग क्या जाने जीवन में रंग का क्या महत्व है। ये नदी का किनारा, गोमती फ्रंट, जिसमें रोशनी होती थी शाम को, ठेले लगते थे, कारोबार होता था, लोग आइसक्रीम खाने जाते थे, घूमते थे। लेकिन क्या की? जांच कर दी। और जांच पे क्या नहीं किया? ईडी, सीबीआई और जो कुछ हो सकता है सरकार पिछले 4.5 साल से कर रही है। गोमती साफ नहीं हो पाई। 900 मीटर केवल अगर बन जाता, 900 मीटर अगर नालों को न जाने दिया जाता, तो आज लखनऊ शहर में गोमती साफ बह रही होती है। और इसी जो नदी गोमती है वो गंदी है, यमुना नदी गंदी है, और जितनी भी सहायक नदियां जो जुड़ रही गंगा में, उन गंगा की नदियों में किसी की सफाई नहीं की गई। मां गंगा के नाम पर जितना पैसा आया, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का काम किया। कौन भूल जाएगा गोरखपुर की वो दुकानें टूटना। मुख्यमंत्री ने, अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया। कागजों में कब सरकारी रोड इनकी दुकान बन गई और उसका मुआवजा उठा लिया। नई सड़क बना ली, नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और मुआवजा कितना उठाया सरकार ने? कम से कम सरकार को बताना चाहिए कि अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने अपनी दुकानें तोड़ करके, जो कभी सरकारी जमीन पे बनी थी, उस जमीन को कागजों पे इधर उधर कर करके कितना मुआवजा मुख्यमंत्री अनुपयोगी ने उठाया है। और यही नहीं, जो यूनिवर्सिटी बनी है वो कभी तालाब था, वेटलैंड थी। आखिरकार किस कानून के अंदर लोगों पर दबाव बना करके वो पूरी वेटलैंड की जमीन, पूरी तालाब की जमीन को अपनी यूनिवर्सिटी में कब्जा कर लिया। इसलिए मुख्यमंत्री अनुपयोगी याद रखें, सरकार जाने वाली है। और ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जा रही है उनकी। ये वापस नहीं लौट रहे हैं। ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। एक जगह का नहीं है, लखीमपुर जैसी घटना कोई सोच नहीं सकता था। इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हाथरस की बेटी का अपमान और पेट्रोल डाल करके जलवा देना, यह अनुपयोगी सरकार का काम है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। अगर उनका आरक्षण कोई छीन रहा है तो ये अनुपयोगी सरकार है। कोई परीक्षा बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई, पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए। वो अनुपयोगी सरकार है जो टीटी, बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। अनुपयोगी सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन
झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वो कौन भूल जाएगा, अनुपयोगी सरकार के मुख्यमंत्री अनुपयोगी के गृह जनपद में एक व्यापारी कारोबार करने आया था, घूमने आया था, वहां पर पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। अनुपयोगी वो है जो छुट्टा जानवर तक नहीं रोक पा रहा। अनुपयोगी तो है ही मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। इसलिए ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, राजीव राय जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनके जहां जहां स्थान है वहां इनकम टैक्स के लोग पहुंचे हैं। अगर कहीं कोई पता मिल गया होगा वहां पहुंच गए हैं। अब सुनने में आया है कि एक बड़े नाथ संप्रदाय के साधु थे कर्नाटक के, हमारी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई बराबर की थी। हमें नहीं पता था कि कभी नाथ संप्रदाय के इन दो गुटों में झगड़ा था किसी जमाने में। उस साधारण आदमी के यहां इनकम टैक्स बेंगलोर में पहुंच गई टीम। एक हमारी पार्टी का काम व्हाट्सएप का कर रहा है। अरे व्हाट्सएप पे तुमने कितना झूठ फैलाया है, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तुमने गाय कटी दिखाई, तुमने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जाने कितनी खून की तस्वीरें डाल करके व्हाट्सएप पे चलाई हैं। तुमसे बड़ी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी कोई नहीं चला रहा। ये केवल व्हाट्सएप का काम करना चाहता था। उसे तो अभी पैसा ही नहीं भुगतान हुआ, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं, चीजें समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। लेकिन अनुपयोगी मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी नहीं जानता। और हमारे बगल में लीडर पोजीशन बैठे हैं, वो जानते हैं अगर कंप्यूटर दिखा दोगे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को तो हो सकता है डर जाए, भाग जाए देख करके। अगर अगली बार आपको कुछ डराना हो अनुपयोगी मुख्यमंत्री को, तो अपने हाथ में लैपटॉप ले जाना है, स्मार्टफोन के अंदर चला के दिखा दो। अगर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर भाग जाए तो बताना मुझको। तो उसके यहां इनकम टैक्स, यहां पर आप लोगों का, हम लोगों का साफ सफाई का, कार्यालय के इंतजाम को देखने वाला। और फिर ओएसडी कैसे बनाए जाते हैं आपको पता है, जो भी सहयोगी मुख्यमंत्री का होता है उसको बना दिया जाता है ओएसडी। उसके घर पे छापा, टाइल्स तोड़ दी गई, बिस्तर फाड़ दिया गया, सोफा फाड़ा है, अभी पुलिस बैठी है वहां पर। ये मैंने आपको एक बार इशारा किया था, याद कीजिए आपको, और एक मैंने टीवी इंटरव्यू में भी कहा था कि कन्नौज के चुनाव को हराने के लिए मुख्यमंत्री किस जाति के हैं, पुलिस का कप्तान कन्नौज का किस जाति का था, कानपुर में उस समय अधिकारी किस जाति का था, डीजीपी किस जाति का था। ये चारों मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके साजिश कर करके कन्नौज का चुनाव हराने का काम किया था। मैं जानना चाहता हूं, जो जाति के आधार पर बात करते हैं, ये चारों किस जाति के लोग थे, किस जाति से संबंध रखते थे चारों लोग? हमें कोई बताए ये चारों के चारों अधिकारी किस जाति के थे। इसलिए ये चुनाव हारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें चुनाव हरा दिया है। ये कितने भी साजिश कर लें, कितने भी षड्यंत्र कर लें, समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। समाजवादी विजय रथ उसी दिन रुकेगा जिस समय कालिदास में समाजवादी सरकार जनता बनवा देगी। 6 महीने पहले, 1 साल पहले पढ़ना चाहिए। आखिर वो एक दिन में तो नहीं खराब हुआ ना, एक दिन में तो नहीं वो अपराधी या गलत रास्ते पे उनके पास फाइल। वो तो आज अगर व्यापार कर रहा है, अवैध पैसा रखा है, तो 2, 4, 5, 10 साल से पहले होगा। कहाँ इनकी खुफिया एजेंसी थी, कहाँ इनके अधिकारी थे? 1 साल 1.5 साल पहले डेट डालते। अब वो गुस्सा लगवा देते हैं, उनके नात रिश्तेदार, उनके वर्ग के लोग गुस्से में आ जाए, अब सरकार के खिलाफ लोग वोट डालते। तो ये अधिकारी भी मान के चलो कि सरकार के खिलाफ निगेटिव वोट पैदा कर रहे हैं, निगेटिव प्रचार करके ऐसे अधिकारी ऐसे गलत समय पर इस समय जो हुआ इससे नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। कुछ उनके बिरादरी लोग गुस्से में आएंगे। हम कहते हैं कि गलत क्या है, सही क्या हो, कोर्ट फैसला करती है। रेड डाल देना, किसी को पकड़ के बंद कर देना, ये तुरंत उसको ऑन स्पॉट कोई अधिकारियों का कारनामा। निश्चित रूप से अधिकारी ऐसे हैं जो गलत कारनामे कर। कानून के राज में हम कानून का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी किसानों को अत्याचार को प्रयोग करते हैं। ऐसे कार्रवाई पर हम पार्टी सरकार का समर्थन करती है।
और एक चैनल ने हमारे कुछ बयान को तो उनको समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है, सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें, अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। सर आपने बैंगलोर वाली बात कही, इनकम टैक्स वाली, काम कर रहे हैं, इसको क्या नहीं पता है कि चुनाव आएगी, दूसरी सरकारें होंगी, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से है क्या कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? उनका आप फुल फॉर्म जानते हो आप? IAS। देखिए जिनका फुल फॉर्म IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार, और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त पे भी खुश करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग एक ही छत के नीचे बैठ करके कन्नौज में हराने की साजिश कर रहे थे, उसी तरह के लोग और बैठे हुए हैं जो लगातार साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ और फोन रिकॉर्ड करा रहे हैं। अनुपयोगी सरकार, अध्यक्ष जी पार्टी अनुपयोगी मुख्यमंत्री। इस सरकार को कानून कौन मानता है? इस सरकार में कौन कानून को मान रहा है? वो बेचारा व्यापारी घूमने आया था, क्या आप होटल में के कमरे में जाकर के उसको ऐसी लात मारोगे कि वही मर जाएगा? क्या किसी कमरे में जाकर के आप जांच करोगे? क्या सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी पुलिस? क्या एक पानी का जो पाइप है 2 फीट 2.5 फीट ऊंचा, उससे कोई अपनी आत्महत्या कर लेगा? वो आगरा का वाल्मीकि समाज का बेटा जो चोरी पर जिसपे आरोप लगे, वो पुलिस ने खुद चोरी की है, पुलिस खुद चोरी करती थी वहां से, और उस वाल्मीकि समाज की हत्या हुई कि नहीं हत्या हुई? तो ये सरकार ऐसी जो ठोकोराज हैं, जो ठोकोराज बैठे हुए हैं अनुपयोगी, ये उनके सारे हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री अपनी ही दुकानों पे बुलडोजर लगा के मुआवजा लेकर के नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? कभी आपने छापा कि कितना मुआवजा उठाया मुख्यमंत्री ने? हमें उम्मीद है कि छापा जाएगा, और वो भी छापा जाएगा कि जिस पर तालाब को लेकर के और वेटलैंड को लेकर के यूनिवर्सिटी तैयार हुई है, सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चलाएंगे। अध्यक्ष सर जी आपने पार्टी कहा के कि हर अभी सबके आप समाजवादी पार्टी के जो फोन है वो टैप किए जा रहे हैं, सबको सुना जा रहा है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम सब जो फोन यूज आप अपना परिचय दे तो अच्छा रहेगा पहले। सर मेरा नाम निधि विनोदिया है, मैं फुटकर न्यूज से हूँ। ये मैंने सुनी नहीं है न्यूज का चैनल, सर हमारा पोर्टल न्यूज है यूट्यूब पर। मैंने सुना नहीं है। अध्यक्ष जी हर जिले में सपा के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है, क्या संगठन स्तर पर उसकी सुध ली जा रही है? बैठा है कि आए भारतीय जनता पार्टी, वोट की तारीख आए, इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बंगाल में भी इसी तरीके से ममता बनर्जी क्या छाप? ये पुलिस भी है, और या हो सकता है इन लोगों को बताएं कि आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग। इनका भी फोन टेप हो रहा है, आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी वो काम करना है? जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? अध्यक्ष जी यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है, फिर काम क्या करते हैं रात में? अध्यक्ष जी हर ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहां जहां चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर नेताओं के फोन सुनती है। पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से छापे डाले गए थे चुनाव के दौरान। पश्चिम बंगाल में सरकार थी, सरकार बनाने के लिए छापे पड़ रहे थे, यहां अपनी सरकार बचाने के लिए छापे पड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी हर जिले में सपा कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है, क्या संगठन स्तर पर उनका ध्यान? अब पूरे कार्यकर्ताओं से हमारी उम्मीद है, और वो लगे हुए हैं कि अपने अपने बूथ जिताएंगे। सर प्रधानमंत्री 10 दिन में 4 बार यूपी आ रहे हैं सर, सारा काम छोड़ के यूपी में ही डाल दिया उन्होंने डेरा। के फेस में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स चौबे जी लगभग 15-16 और अन्य इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ
मेरा दरवाजा खुलवाया, सिक्योरिटी ने दरवाजा खोला, सीधे बेडरूम में घुस गए मऊ में। और उसके बाद जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने अपना परिचय दिया, परिचय करके मेरा फोन सीज कर लिया और फिर मुझे नोटिस दिया। मैंने बोला मेरे बेंगलोर का कॉलेज का है, तो बोले कि बेंगलोर के भी सारे संस्थानों में चल रहा है। और तो और आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा था, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट 4-5 दिन से आ रहे थे, अनिल कुमार पांडे। सबसे पहले टारगेट अनिल कुमार पांडे कौन है, कल आपसे फोन पे बात किए थे। और जो बात आप कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में तमाम उन्होंने ऐसी बातें कही और पूछी जो मैंने फोन पर ही किया था। आप सीडीआर से ये तो पता कर सकते हो कि किसने कब किसको कहां फोन किया था, लेकिन जब तक फोन रिकॉर्डिंग नहीं है मैंने क्या बात किया था आप तो नहीं बता सकते हो। और मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि कोरोना का जब लॉकडाउन शुरू हुआ और इनके नेता गायब हो गए मेरे मऊ से, तो मैंने पुलिस के साथ मिलकर अन्नपूर्णा बैंक बनाकर पुलिस और अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर पहुंचवाया। मलेशिया के बच्चे उसी दौरान लॉकडाउन में, मऊ के बच्चे मलेशिया में फंस गए थे, 15 बच्चे। आदरणीय अध्यक्ष जी से मैंने बात किया और आपकी प्रेरणा से जब भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो मैंने उस लॉकडाउन में स्पेशल प्लेन से बच्चों को मऊ बुलाया था। बाढ़ आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर फोटो खिंचवाते हैं और हम लोग समाजवादी जाकर वहां अनाज बांटते हैं। अभी मऊ में बच्चे जितने मर गए सबको मैंने गोद ले रखा है। तो उनका सवाल ये था कि आप कहां से करते हैं, किससे करते हैं, कौन से खाते से करते हैं। और जब जात की बात आ रही थी तो मुझे भी याद आया कि दुर्भाग्य से मैं भी उसी जात का हूं जिस जात का बीएचयू से एमटेक, बहुत पढ़ा लिखा और समझदार आदरणीय मनोज सिन्हा जी विश्वनाथ मंदिर में पूजा दर्शन कर रहे थे और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। आदरणीय के शर्मा जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ दशकों तक रहे, उनको यहाँ भेजकर पैदल कर दिया गया। तो पूर्वांचल में सिर्फ राजीव राय ही क्यों? क्या मैं ही सबसे बड़ा हूं? और अभी 2 घंटा में छोड़ दे रहे हैं, आधा घंटा में छोड़ दे रहे हैं। उधर जब रात को 11 बजे अध्यक्ष जी पुलिस ने बगावत करना शुरू किया तो सीओ आगे इनकम टैक्स अधिकारी पर फट पड़े कि आप ये क्या कर रहे हैं, अगर रखना है तो रहिए, हर 2 घंटे में किसी से पूछ कर आते हैं, बोलते हैं कि अभी हर 2 घंटे में, तो आप अपने अधिकारी से पूछ रहे हैं तो मैं भी अपने अधिकारी से पूछ कर पुलिस ले जा रहा हूं, फिर चलिएगा। ऐसी नौबत आ गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो अदृश्य शक्ति कौन है जहां से बार बार ऊपर वाले के यहां से फोन आ रहा था। साथियों, हम समाजवादी सिपाही हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे बगल में बैठे हैं। न डरेंगे न झुकेंगे, लेकिन अपने समाज के लोगों से भी याद दिलाना चाहूंगा कि मनोज सिन्हा, AK शर्मा, राजीव राय, कब आत्मचिंतन और एहसास करोगे? धन्यवाद। कहा था जब उसकी मैंने कॉपी मांगी तो बोले नहीं ये कॉपी सब कुछ दिए लेकिन वो कॉपी हम नहीं देंगे, एक आप अलग से एप्लीकेशन दीजिए। क्यों? जब सारे दस्तावेज 3 कॉपी बना रहे हैं और मेरे से दस्तखत करके ले रहे हैं और मुझे कॉपी दे रहे हैं, तो जो आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया, उसी कॉपी मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप छापे की कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित मानते हैं? अभी भी आपको शक है? मैंने बोला ना। नहीं, हम सवाल पूछ रहे थे। अब भाई हमें ही बता दो कि क्यों छापा पड़ा होगा। और जितनी भी हम लोग अपने संसाधन से मदद कर सकते थे की। केवल समाजवादी पार्टी ने नहीं बल्कि तमाम NGO और आम लोगों ने भी लोगों की मदद की। मुझे याद है चेन्नई में उत्तर प्रदेश के मजदूर फंसे थे, उनको निकालने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बेंगलोर से लेकर के आए। एक बच्चा जो रशिया के पास कोई कंट्री है वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, वो नहीं आ पा रहा था भारत, तो उसका किसी कंट्री का है, तो पूरा फीस उसकी टिकट का इंतजाम और उस समय कैसे वापस लाया जाए वो भी इंतजाम समाजवादी ने किया। सबसे ज्यादा आगे बढ़कर के मदद करने का काम समाजवादी ने किया। उस समय की तस्वीरें देखने, आप लोग भी फील्ड में थे, बहुत सारे साथी लोग फील्ड में थे, आपने तमाम आम लोगों को देखा मदद करते हुए, और संस्थाएं NGO उन्होंने मदद की। लेकिन सवाल ये जो सरकार पूछ रही है वो सरकार क्या कर रही थी? क्या वो तस्वीर भूल गए? गाजीपुर बॉर्डर से किस तरीके से मजदूर पैदल पैदल चल दिए थे।
पूरे रास्ते जीटी रोड हो, चाहे NH2 हो, ये हमारा जो एक्सप्रेस वे हो, सब जगह कोई खाना खिला रहा था तो समाजवादी पार्टी और आम लोग खाना खिला रहे थे। जगह जगह समाजवादी पार्टी के नहीं, लेकिन सरकार बताए क्या कर रही थी? वो जहां सूटकेस में एक बच्चा, मुझे दुख है इस बात का, जितने लोगों की जान गई या जो पैदा हुए या जो गर्भवती माताएं जिनके बच्चे हुए वो मां बनी, उनकी मदद समाजवादी पार्टी ने की। 1-1 लाख की मदद की। मुझे याद है एक ऑटो वाला मुंबई में रहता था और उसकी खबर मैंने जब पढ़ी कि वो परिवार को ऑटो से लेकर के चल दिया मुंबई से, यहीं पर उत्तर प्रदेश में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके परिवार के काफी सदस्यों की जान चली। उसकी अगर किसी ने मदद की थी खबर पढ़ करके, तो मैंने बंबई के हमारे पार्टी के अध्यक्ष को भेज करके उसकी 2 लाख की मदद करने का काम समाजवादी ने किया। मुझे याद है वो गर्भवती मां जो पैदल पैदल चल करके आई थी महाराष्ट्र से, और ललितपुर सीमा पर जब उसके डिलीवरी हो गई, 2 घंटे 3 घंटे उसने इंतजार किया, फिर वो अपने गांव चली गई। जब खबर मैंने पढ़ी तो हमने समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वहां भेजा, मदद की उस समय, और बाद में उस मां को 1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने दिया। इसी तरह एक नेपाल में से एक परिवार निकला, नेपाल में बॉर्डर सील हो गया, लॉकडाउन लग गया, भारत में लॉकडाउन लग गया, वो बीच में ही परिवार रह गया, वहां बेटा पैदा हुआ, परिवार के लोगों ने उसका नाम लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन नाम रख दिया। उसकी भी मदद अगर किसी ने की थी तो समाजवादी पार्टी ने राजपाल कश्यप जाकर के उसकी मदद करवाई। मिड डे मील की धांधली को उजागर करने वाले पत्रकारों को जेल में डालने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। गरीब बच्चों के मिड डे मील बजट के बड़े बड़े होर्डिंग लगाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बिना बिजली सप्लाई वाले स्कूलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बिना शौचालय वाले स्कूलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बिना पानी की व्यवस्था वाले स्कूलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बिना फर्नीचर वाले स्कूलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कुपोषित बच्चों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। खून की कमी से मरने वाली महिलाओं की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। भूख से मरने वाले लोगों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की काला बाजारी करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। जापानी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अब बीमारी बदल दी उन्होंने, दूसरी बीमारी नाम लिखते हैं जिसे जापानी बुखार ना बोला जाए। कोरोना से मरे लोगों की गंगा में लाशें बहाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कोरोना से मरे लोगों की लाशों को रेत में दफन करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। गंगा के किनारे दफन की गई लाशों के ऊपर से कफन उतारने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कोरोना से मरे लोगों के हजारों लाखों चिताओं में जलने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ 3 बताने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने ही वादे से पलटने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। रोजगार मांगने वाले नौजवानों पर लाठी चलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बेरोजगारी से तंग आकर नौजवानों की आत्महत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बेरोजगार नौजवानों द्वारा की गई आत्महत्या के आंकड़े छिपाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा खाली पड़े पदों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। प्रदेश के युवकों को अयोग्य बताकर के नौकरी न देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा में उत्तर प्रदेश नंबर 1। गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति के बजट का पैसा काटने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बेगुनाह लोगों को जेल में डालने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। इंजन एक दूसरे में टकरा रहे, एक डबल इंजन की सरकार नहीं है जो बिजली की बातें लंबे लंबे भाषण देते हैं कि बिजली में ये कर दिया। मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई दिल्ली में, क्या उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ गया? अगर उस समय के जिलाधिकारी प्रांजल ने मुझे न बताया होता तो भारतीय जनता पार्टी के एक बुजुर्ग नेता का स्वर्गवास हो गया होता। वो भूख हड़ताल में बैठे थे और कह रहे थे कि जब तक वाराणसी में बिजली 24 घंटे नहीं होगी तब तक हम भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। उस समय के जिलाधिकारी ने मुझे बताया, मैंने उसी समय श्याम राव दे चौधरी जी को बुलाया और लालजी टंडन जी उनके साथ थे, दोनों को बुला करके मैंने उनका अनशन तुड़वाया और कहा कि उसी दिन से 24 घंटे बिजली वाराणसी को देंगे।